हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आगे बढ़ाते हुए हम सेकंड पार्ट जो है करते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजन पदों के विशिष्ट अभिलक्षण या विशेषताएं। जो महाजन पद मैंने आपको बताए थे उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या थी। तो सबसे पहले अभिलेखों और धर्म ग्रंथों का जो हमने ऑब्जर्वेशन अवलोकन किया है उससे हमें पता चलता है कि ज़्यादातर जो महाजन पद थे उस पर राजा ही शासन करते थे। जैसे नॉर्मली एक राजा है और वो जो है उस पर कंट्रोल करता था। लेकिन जिन जहाँ पे हमें गण और संघ नाम के जो राज्य प्रसिद्ध थे वहाँ पे एक राजा शासन नहीं करता था बल्कि कुछ व्यक्तियों का समूह ग्रुप में जो है शासन किया जाता था और उसमें ग्रुप में जितने भी व्यक्ति होते थे वो सब राजा ही कहलाते थे। भगवान महावीर और बुद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये इन्हीं गणों से जो है संबंधित थे। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि साम्राज्य से जो होते हैं सर सम्राट के पास ही ज़्यादातर जो है शक्तियाँ होती थी और ये जो है भूमि सहित ज़्यादातर जो आर्थिक या इकोनॉमिकली सोर्सेज होते थे उस पर जो अपना कंट्रोल रखते थे। और गणों की जो आर्थिक और सामाजिक कार्यों को देखने का भार जो होता था वो भी इन्हीं सम्राट के कंधों पर होता था। ठीक है, इसके साथ साथ ज़्यादातर जो महाजन पद थे उनकी अपनी एक राजधानी होती थी और ये राजधानी की खासियत ये थी कि ये चारों तरफ से किले बंद होती थी। रख रखाव नौकरशाही और सुरक्षा हेतु यहाँ पे सैनिकों को जो है ज़रूरत होती थी और सैनिकों के लिए जो है आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी क्योंकि उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, उनका रख रखाव तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने जो है धर्मशास्त्र जो संस्कृत में उसकी रचना की थी और इसी से हमें पता चलता है कि बाद में इन्होंने और भी धर्मशास्त्रों की रचना की और जो प्रशासनिक गतिविधियाँ थी वो कैसी थी। तो इससे पता चलता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए क्या करते थे, सम्राट जो है किसानों व्यापारी और जो शिल्पकार होते थे उनसे कर भी वसूल करते थे, टैक्स भी लेते थे और भेंट भी वसूल करते थे, गिफ्ट्स वगैरह भी लेते थे। और सम्राट जो अपनी आर्थिक आवश्यकताएं थी उसके लिए जो है धन की व्यवस्था करते थे। इसके लिए वो ये तरीका मानते थे कि जो उनके पड़ोसी राज्य है उस पर वे आक्रमण करते थे और धन इकट्ठा करते थे क्योंकि जो राज्य हारेगा वो मुआवजे के रूप में उन्हें उसे धन देना पड़ेगा। क्लियर। इसके साथ साथ धीरे धीरे जो है इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ राज्यों ने तो अपनी स्थायी परमानेंट सेनाएं जो है बना ली, नौकरशाही बना लिया। तो ये बहुत मजबूत हो गई, इनका आर्थिक तंत्र मजबूत हो गया। लेकिन जो बाकी बचे हुए राज्य थे जो ऐसा नहीं कर पाते थे ये क्या करते थे कि टेम्परेरी जो कृषक वर्ग था उनको सेना के रूप में जो है भर्ती करते थे जिसकी वजह से कमज़ोर पड़ जाते थे क्योंकि किसानों को तो युद्ध करना नहीं आएगा ना। जितने एक्सपर्ट जो है सैनिक होंगे उतने एक्सपर्ट किसान नहीं होंगे। तो जब युद्ध होता था तो जो कृषक वर्ग वाले लोग हैं वो कमज़ोर पड़ जाते थे, वो राज्य कमज़ोर पड़ जाता था और हार जाता था। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि सम्राट अशोक की जो उपलब्धियां हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि सम्राट अशोक ऐसा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए जो संदेश थे वो प्राकृतिक पत्थरों पर या फिर जो है स्तंभों पर जो है खुदवाए थे। और इसके साथ साथ अशोक ने जो है अपने अभिलेखों में जो है जो धम्म था एक तरीके से बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर उसने एक नया जो है पंथ या फिर जो है एक तरीके से नया धर्म स्टार्ट किया जिसका नाम धम्म था, उसका प्रचार प्रसार किया। अशोक ने जो बौद्ध धर्म की जो अच्छी बातें थी उसका सारा संकलन या जो है संग्रह जो है वो धम्म में किया था। जैसे कि बड़ों का आदर करना, सन्यासियों या ब्राह्मणों में जो उदारता दिखाना, उन पर दया भाव दिखाना, सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना या दूसरे धर्मों और परंपराओं का भी आदर करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म की ही परंपराओं का आदर किया जाएगा। और इसके लिए उसने महामात नाम से एक अधिकारी की नियुक्ति की जो इस धर्म की जो उसने अशोक ने स्टार्ट किया धर्म उसका प्रचार प्रसार करेगा। अब आगे चलते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उसकी क्या विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि मौर्य साम्राज्य जो है वो उसके 5 राजनीतिक केंद्र है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। पाटलिपुत्र जो इन सबके केंद्र में था क्योंकि वो राजधानी था। इसके साथ साथ जो भी अभिलेख मिले हैं उसका परीक्षण करने से पता चलता है कि जो मौर्य साम्राज्य वो छोटा सा नहीं था बल्कि पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड ये सब जो है एक ही जैसी जो है हमें यहाँ पे संदेश मिलते हैं जो उत्कीर्ण किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये सारा कहीं ना कहीं जो है उसी साम्राज्य का हिस्सा था। इसके साथ साथ तक्षशिला और उज्जैनी जैसी लंबी दूरी वाले जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है उस पे स्थित थे ये। और स्वर्णगिरी जो सोने का पहाड़ है, कर्नाटक में बेसिकली सोने की खदानें जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी थी उस साम्राज्य के लिए। ये क्षेत्र दूरी पर तो स्थित थे लेकिन इनकी जो प्रशासनिक गतिविधियाँ वो एक समान होती थी जिसका इकलौता कारण था कि जो आवागमन का मार्ग है वो बहुत सुचारू रूप से भूमि और नदियों के जरिए चलता था।
ठीक है, इसीलिए जो है साम्राज्यों का संचालन बहुत अच्छे तरीके से हो पाता था। अगर शासकों ने ऐसे मार्ग ना बनाए होते जिससे संदेश एक जगह से दूसरी जगह जा पाता, तो प्रशासनिक जो क्रियाकलाप है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाते, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। इसके साथ साथ राजधानी पाटलिपुत्र से जो है अन्य जगहों पर जाने में लगभग 1 सप्ताह या महीने का भी समय लग जाता था। तो अगर पांचों क्षेत्रों में एक जैसे जो साम्राज्यिक या प्रशासनिक व्यवस्था है उसे बनाए रखना है, तो जो यात्री है उनके खान पान की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था जैसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अशोक ने जो है इस काम के लिए सैनिकों का गठन किया। मैगस्थनीज नाम का एक जो है एक तरीके से यात्री था, जो अपनी किताब में बताता है कि उस समय उसने जो है भारत की यात्रा की थी। तो अशोक ने जो है अपने यहाँ कैसी जो है कार्य प्रणाली कर रखी थी कि इसने अशोक ने एक समिति बनाई हुई थी और उसमें 6 उप समितियाँ थी। अब देखते हैं कि उप समितियों का क्या काम होता था। एक का काम होता था नौसेना का संचालन करना, दूसरे का काम था यातायात और खान पान का संचालन करना कि वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। तीसरी का काम था पैदल सैनिकों का संचालन। चौथी अश्वारोही, जो एक तरीके से घोड़े पे सवार सैनिक है, उनका नेतृत्व करती थी। पांचवी जो है रथारोही, रथों पे सवार जो एक तरीके से सैनिक होते थे। और छठी का काम होता था हाथियों का संचालन करना। और इसमें दूसरी उप समितियों का दायित्व अलग अलग तरीके का था। इसको देखते हैं कि उनका काम था सबसे पहले कि उपकरणों को ढोने वाली जो बैलगाड़ियां हैं उसको जो है सही से जो है संचालन करना, उसका काम देखना, ठीक है, उसकी व्यवस्था करना। और इसके साथ साथ सैनिकों के लिए जो भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक और शिल्पकार की नियुक्ति करना, ये सारे काम जो है ये समितियां करती थी। तो हर एक कार्य के लिए अशोक ने एक अलग समिति बना रखी थी, जिससे जो है प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कोई तो कारण रहा होगा ना। वो तो इसका सबसे पहला कारण है कि मौर्य साम्राज्य के जो है 5 प्रमुख केंद्र थे और एक स्थान से दूसरे स्थान जो है बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि प्रशासनिक और साम्राज्यिक गतिविधियां एक समान थी, तो जुड़े हुए थे वो। ठीक है, ऐसा दूसरे जो है साम्राज्य में देखने को नहीं मिलता। और दूसरा कारण यह है कि मौर्य साम्राज्य का जो सम्राट अशोक था वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। क्यों? क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद जो है उसने जो सर्वनाश देखा था, तो उसने अहिंसा को अपनाया था और बौद्ध धर्म, जिसे बाद में धम्म कहा उसने, उसका प्रचार किया था। और ये धम्म बौद्ध धर्म जो है उसका प्रचार सिर्फ भारत के ही अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि विदेशों में भी किया था। तो इसलिए ये एकमात्र ऐसा शासक था जो अन्य राजाओं के मुकाबले बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राजाओं के लिए उस स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं से अपने साथ जो है जुड़ना था। वो कैसे करते थे? कोई भी शासक, चाहे वो उत्तर का शासक हो या दक्षिण का शासक हो, अपने देवी देवताओं के साथ जो है खुद को जुड़ा हुआ अपनी जनता के सामने दिखाना चाहता था, ताकि उसका मान बढ़े, उसका यश बढ़े। ठीक है, तो ये काम कैसे करते थे? सबसे पहला काम वो मूर्तियाँ बनवा कर करते थे। शासक स्वयं की मूर्तियाँ बनवाया करते थे, ठीक उसी तरीके जैसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी। अब इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय, कुषाण शासक जो है बहुत राजा जो है फेमस रहे, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है हमें दिखाई दी या मिली हैं। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर इसी प्रकार की भी मूर्तियां मिली है। इतिहासकारों ने स्पष्ट किया कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण जो शासक होते थे वो स्वयं को जो है देवतुल्य, मतलब देवता के समान जो है बताने की कोशिश करते थे अपने जनता के सामने। इसके साथ साथ सिक्कों से कैसे पता चलता है? पुरातत्वविदों ने स्पष्ट किया कि उस समय जो है अलग अलग धातुओं के जो सिक्के बनाए जाते थे उस पर राजा क्या करते थे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एक तरफ वो जो है किसी देवता की आकृति जो है वो छपवाते थे और दूसरी तरफ जो है वो जो है खुद की आकृति छपवाते थे, खुद की आकृति उत्कीर्ण करवाते थे। कई बार आकृति का स्थान कुछ शब्द ले लिया करते थे जो देवता या राजा को प्रस्तुत करते थे। देवता से रिलेटेड कोई शब्द लिख दिया या फिर राजा से रिलेटेड कोई शब्द लिख दिया, तो इसके जरिए वो ये दिखाते थे कि वो देवता के सामान्य है या फिर देवता के प्रतिनिधि है। इसके साथ साथ उपाधियां भी दी जाती थी। उपाधियां, जितने भी शासक रहे हैं वे अपने नाम के आगे एक विशेष उपाधि लगाते थे। जैसे अशोक अपने नाम के आगे लगाता था देवनापिय पियदसी की उपाधि लगाता था वो। इसके साथ साथ देवनापिय का अर्थ होता है जो देवताओं को प्रिय हो और पियदसी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला। तो अब सीधी सी बात है, देवताओं के समान या देवता के तुल्य जो है खुद को बता रहा है कि देवताओं को भी मैं प्रिय हूँ।
अब नेक्स्ट है, कुषाण अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। इतिहासकारों का कहना है कि वो चीनी शासकों से प्रेरित थे। चीनी शासक क्या करते थे, वो स्वर्ग पुत्र करते लिखते थे अपने नाम के आगे, एक तरफ उपाधि लगाते थे। तो कुषाणों ने उनसे सीखकर देवपुत्र अपने नाम के साथ उपाधि लगा दी। चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त भी अपने नाम के आगे महाराजा धीराज मतलब महाराजाओं का भी जो है महाराज लगाते थे। और इसके साथ साथ पुस्तकों से भी हमें चीज़ें पता चलती है। शासक तथा उनके राजकवि द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं उन्हें देवताओं से जुड़ा हुआ दिखाती थी। ज़्यादातर मौर्य काल के बाद जो गुप्त काल आया उसका शासन समुद्रगुप्त ने जो है उसके जो राजकवि थे हरिसेन नामक, उन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति नाम की एक किताब लिखी। इस प्रशस्ति में जो है, इस पुस्तक में जो है राजाओं की प्रशंसा की गई है, सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ बताई गई है। पुरातत्वविदों ने स्पष्ट किया है कि राजा स्वयं को देवता के समान दिखाने के लिए जो है अपने जो राजकवि वगैरह थे उनसे ऐसी किताबें लिखवाया करते थे। मंदिरों का निर्माण कराना, शासक जो है खुद जो अपने आप को देवता के पास दिखाना चाहते थे, इसीलिए शासक मंदिरों का निर्माण भी कराया जाता था। दक्षिण भारत में तो कहा जाता है कि ये मान्यता भी है, चोल और पांडे द्वारा भी मंदिर का निर्माण किया जाता था। और वो मानते थे, दक्षिण भारत के जो राजा थे या जनता थी वो मानती थी कि जो शासक जो है जितना एक तरीके से ऊंचाई पर मंदिर बनवाएगा वो देवता के उतने ही नज़दीक होगा। ठीक है, इसीलिए अगर साउथ साइड के आप मंदिर देखोगे तो ज़्यादातर नीचे से सीढ़ियाँ बहुत ऊंचाई पर जाती हैं और वहाँ पे जाके जो है मंदिर बना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं भूमिदान। शासक स्वयं को देवताओं से जुड़ा दिखाने के लिए जमींदारों, किसानों या ब्राह्मणों को जो है भूमि को जो है दान में दिया करते थे। इसीलिए ताकि जैसे देवता ने जो है उन्हें जो है जीवन दान दिया है, वैसे ये खुद को सिमिलर कर सके कि वो भूमि दान दे के उन्हें अन्न का जो है दान दे रहे हैं। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ये कैसे देखते हैं, खेती की नई नई तकनीकों से जो है उपज तो बढ़ी लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे सबके लिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम ये भिन्नताएं कैसे देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेती श्रमिकों छोटे किसानों का भी उल्लेख मिलता है। बौद्ध कथाएं बहुत ज़्यादा जो है फेमस रही है, जो आपकी जीविका के लिए अपने एक तरीके से जीवन जीने के लिए जो है वो दूसरों की भूमि पर भी काम किया करते थे, जो मजदूरों की तरह काम करते थे। आज भी हम ऐसे लोग देखते हैं। बड़े बड़े जमींदारों के पास राजा द्वारा दी गई भूमि होती थी, जिस पर जो भूमिहीन, जिसके पास भूमि बिल्कुल नहीं है, वो किसान जो है कार्य करते थे। पाली भाषा में जो है गलपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। नॉर्मल सा एक वर्ड बता रखा है कि छोटे किसानों जमींदारों के लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, ये किसानों पर नियंत्रण रखते थे। और ये जो ग्राम प्रधान का पद होता था, ये एक सीधी सी बात है, पिता के बाद पुत्र और फिर उसके पुत्र को प्राप्त होता था। तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न लोगों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेलायर जिसे बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर या दास अणिमई जैसे लोग ग्रामीण समाज का अभिन्न अंग थे। सीधी सी बात है, समाज जो है कई पार्ट्स में डिवाइडेड था। इसके साथ साथ आगे चलते हैं कि ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों से भी भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। मतलब जो ईस्वी की शुरुआत हुई थी तब भी भूमि जो है दान में दी जाती थी, जैसे राजा दिया करते थे। और इसका जो एक तरीके से प्रमाण है वो अभिलेखों में मिलता है। क्या भूमि दान महिलाओं को भी दिया जाता था, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं। अभिलेखों में हमें भूमि दान के स्पष्ट साक्ष्य तो मिलते हैं। ये अभिलेख पत्थर हो, ताम्रपत्र, अभिलेख तो किसी भी चीज़ पे जो खुदवाए जाते थे, चाहे वो पत्थर हो, ताम्रपत्र हो, इन अभिलेखों से हमें जो है पता चलता है कि भूमि जो है किन किन वर्गों को जो है दान दी जाती थी। तो सबसे पहले चलते हैं कि भूमि के जो प्रमाण, दान देने के जो प्रमाण मिलते हैं। भूमि दान साधारण तौर पे जो है धार्मिक संस्थाएं जैसे ब्राह्मण हो गए या मंदिर हो गया, उन्हें दिया जाता था धार्मिक क्रियाकलाप को करने के लिए या स्वयं को देवता से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए, कि मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने भूमि दान दे दी या किसी ब्राह्मण को जो है उन्होंने भूमि दान दे दी। इसके साथ साथ और किनको दिया जाता था, शासक बड़े बड़े किसानों या सामंतों को भी भूमि दान देते थे, जिसका विवरण इन अभिलेखों में मिलता तो है। कृषि को नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो अपनी उपज बढ़ा सके, इसलिए दान दिया जाता था। और कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि जब शासकों को लगता था कि उनका सम्मान या प्रतिष्ठा कम हो रही है और प्रजा पर उन्हें जो है ऐसा लगता था कि उनका नियंत्रण जो है ढीला पड़ रहा है और उसे और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना है, तो वो अपनी शक्ति का जो है एक तरीके से दिखावा करने के लिए, आडंबर करने के लिए जो भूमि जो है दान में दिया करते थे जो बड़े बड़े किसान थे।
और पुरातत्वविद ये भी मानते हैं कि स्वयं को उत्कृष्ट मतलब ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को देवताओं के करीब दिखाने के लिए भी ये भूमि को दान में दिया करते थे। जब राजाओं का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगता था, तब भी उन्हें अपने फेवर में करने के लिए उन्हें जो है भूमि दान में देते थे। पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, जगह जगह घूमकर खेती करने वाले अधिकारियों और सामंतों का नियंत्रण नहीं होता था भूमियों पर। ठीक है। और इसके साथ साथ महिलाओं को भूमि दान में नहीं दी जाती थी, ये बात याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आए तो, क्योंकि संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं के पास भूमि जैसी कोई भी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, इसीलिए महिलाओं को भूमि दान नहीं दी जाती थी। परंतु जो अभिलेख मिले उसमें साक्ष्य के अनुसार प्रभावती गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, उसके पास भूमि थी। अब एक सीधी सी बात है, राज परिवार की जो है कन्या है तो कुछ तो अपवाद मिलेगा ही, कुछ तो अपोजिट मिलेगा ही परंपरा से। तो कहा जाता था कि उसने भूमि दान में दी थी। पुरातत्वविद इसके कई कारण मानते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि वह रानी थी, इसलिए जो है ये एक बहुत एक्सेप्शनल केस था। ये दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि धर्म जो शास्त्र बनाए गए थे, उसके जो नियम थे, कायदे कानून थे, वो हर जगह एक से फॉलो नहीं कराए जाते होंगे, है ना।